एंड वेलकम टू तैयारी 360। माय नेम इज अंश अग्रवाल। आज हम डिस्कस करेंगे कि व्हाई नो मेजर आउटकम वाज अचीव्ड फ्रॉम 13th मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस ऑफ WTO। क्यों WTO की 13th मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस ऑलमोस्ट एंडेड इन फेलियर? क्या कंटेंशियस इश्यूज थे, क्या कारण था कि कोई भी कंसेंसस अचीव नहीं हो पाया? पहले हम ये देखते हैं कि 13th मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई। ये हुई अबू धाबी, UAE। इट वाज अ 4-day इवेंट attended by trade ministers of 164 member countries, but in the backdrop of uncertain global economic situation. Global economic situation बहुत ही uncertain थी। क्यों? Because of Red Sea crisis, यूक्रेन रशियन वॉर, इजराइल हमास वॉर। बट इसके बावजूद भी कोई भी एग्रीमेंट नहीं हो पाया, कोई मेजर आउटकम नहीं निकली, कोई कंसेंसस नहीं हुआ बिकॉज ऑफ वेरियस कंटेंशियस इश्यूज। पहला कंटेंशियस इशू बना पब्लिक स्टॉक होल्डिंग ऑफ फूड ग्रेन्स। भारत का नेशनल फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम बिकेम अ हाईली कंटेंशियस इशू इन द 13th मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस। तो आइए देखते हैं क्यों। देखिए, आपको यह समझना होगा कि जो हमारा पब्लिक स्टॉक होल्डिंग प्रोग्राम है उसके अंडर भारत सरकार क्या कर रही है। उसके अंडर भारत सरकार फार्मर्स से मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर राइस और व्हीट प्रोक्योर कर उसे स्टोर कर रही है। स्टोर करने के बाद उसे राशन शॉप्स पर डिस्ट्रीब्यूट कर हमारी इम्पावरिश्ड सेक्शन को, वो BPL हाउस होल्ड्स को, राशन कार्ड होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करवाया जा रहा है। दिस इज आवर नेशनल फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम या पब्लिक स्टॉक होल्डिंग प्रोग्राम। लेकिन WTO और वेस्ट का यह कहना है कि दिस इज अ काइंड ऑफ इम्प्लिसिट सब्सिडी। आप अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को सब्सिडी दे रहे हो तो इसके ऊपर एक कैप होना चाहिए, इसके ऊपर एक लिमिट होनी चाहिए। एंड दिस लिमिट इज 10% ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन। जो टोटल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन आपकी कंट्री में हुई है उसके 10% से ज्यादा सब्सिडी नहीं दे सकते, यानी उसके 10% से ज्यादा खर्चा पब्लिक स्टॉक होल्डिंग प्रोग्राम पर नहीं कर सकते। तो आप कहोगे इसमें प्रॉब्लम क्या है? ये तो ठीक लग रहा है। इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये जो वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन है दिस इज कैलकुलेटेड ऑन अ बेस ईयर ऑफ 1986-88। यानी भारत में व्हीट एंड राइस के 1986-88 के प्राइसेस लिए जा रहे हैं और फिर 10% कैलकुलेट किया जा रहा है। तो दिस इज वेरी वेरी अनजस्टिफाइड। तो भारत ये कह रहा है कि देयर हैज टू बी अमेंडमेंट्स टू दिस फॉर्मूला। भारत एडवोकेट कर रहा है कि आप इस फॉर्मूले में चेंजेस करो टू कैलकुलेट द फूड सब्सिडी कैप। लेकिन डेवलप्ड नेशंस आर्ग्यू कर रहे हैं कि दिस इम्प्लिसिट सब्सिडी जो भारत दे रहा है इन द नेम ऑफ फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम, ये ग्लोबल ट्रेड प्राइसेस ऑफ फूड को डिस्टॉर्ट करते हैं। भारत G33 ग्रुप का पार्ट है, आप देख सकते हैं, और G33 ग्रुप ने 13th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस में कुछ डिमांड्स रखी हैं। तो आइए उन्हें समझते हैं। देखिए, भारत या इंडिया इन कोलैबोरेशन विद G33 ग्रुपिंग, हमने अभी देखे कौन कौन से कंट्रीज G33 का पार्ट है। तो इंडिया इन कोलैबोरेशन विद G33 ग्रुपिंग स्ट्रांगली एडवोकेटेड फॉर अ परमानेंट सॉल्यूशन टू फूड सिक्योरिटी इशू। भारत ने यह कहा है कि हमें एक परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए टू आवर फूड सिक्योरिटी इशू। क्यों? क्योंकि ये 80 करोड़ लोगों की लाइवलीहुड का सवाल है। इट इज वेरी वेरी क्रिटिकली इंपॉर्टेंट फॉर द लाइवलीहुड ऑफ अप्रोक्सीमेटली 80 करोड़ पीपल। लेकिन कैन ग्रुप करके एक ग्रुप है, ये किसका ग्रुप है? दिस इज अ ग्रुप ऑफ 19 एग्रीकल्चर एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। वो कंट्रीज जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करते हैं, उन्होंने ग्रुप बनाया है कॉल्ड कैन्स ग्रुप। किसको अपोज करने के लिए? भारत को अपोज करने के लिए। इस ग्रुप में कौन है? इस ग्रुप में है ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील एंड थाईलैंड। तो इन्होंने कहा है कि भारत का ये जो पब्लिक स्टॉक होल्डिंग प्रोग्राम है इट इज एन आई वॉश। भारत जो है वो झूठ बोल रहा है। ये पब्लिक स्टॉक होल्डिंग प्रोग्राम भारत बिलो पॉवर्टी लाइन हाउस होल्ड या इम्पावरिश्ड पॉपुलेशन को सपोर्ट करने के लिए नहीं, बल्कि अपने एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स को बूस्ट करने के लिए चलाता है। इसलिए उन्होंने हमारे ये पब्लिक स्टॉक होल्डिंग प्रोग्राम को अपोज किया है। वहीं डेवलप्ड वर्ल्ड लाइक यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोपियन यूनियन भी चाहते हैं कि हमारी ये जो एग्रीकल्चरल सब्सिडी है, सो कॉल्ड एग्रीकल्चरल सब्सिडीज, उसे कम किया जाए। अब समझते हैं वो इश्यूज जिन पर भारत ने ऑब्जेक्शन किया कि उन्हें उठाया जा रहा है इन द नेम ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। देखिए, अंडर द गार्ब ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, एनवायरमेंट को बचाने के गाइज में बहुत सारे प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स लिए जा रहे हैं बाय यूरोपियन यूनियन। हम बात कर रहे हैं यूरोपियन यूनियन के डिसीजन टू इंप्लीमेंट कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, जिसे 1 जनवरी 2026 से इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा। घबराए नहीं, अभी समझाता हूं इसका मतलब क्या है। देखें, फॉर एग्जाम्पल, दिस इज यूरोपियन यूनियन, दिस इज यूरोप एंड दिस इज इंडिया। यूरोपियन यूनियन ये कह रहा है कि अगर यूरोप के अंदर स्टील बनाना है तो वो महंगा पड़ता है, क्योंकि यूरोप स्टील जैसे पोल्यूटिंग इंडस्ट्री के ऊपर बहुत सारे टैक्सेस लगाता है। वहीं यदि भारत से यूरोप के अंदर स्टील मंगवाना हो तो वो सस्ता पड़ता है,
क्योंकि भारत स्टील इंडस्ट्रीज को प्रमोट करता है और भारत स्टील जैसी पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज पर टैक्स कम लगाता है। तो आज के बाद ये जो जितनी भी कार्बन इंटेंसिव सेक्टर्स हैं, जो पोल्यूटिंग सेक्टर्स हैं, जैसे स्टील, सीमेंट, फर्टिलाइजर, एल्यूमिनियम और हाइड्रोकार्बन प्रोडक्ट्स, इन पर यूरोपियन यूनियन एक कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म के तहत एडिशनल टैक्स लगाएगा फ्रॉम 20% टू 35%, ताकि भारत से आने वाले प्रोडक्ट्स और यूरोप के अंदर बनने वाले प्रोडक्ट्स में एक पैरिटी आ सके, एक लेवल प्लेइंग फील्ड आ सके। तो इससे भारत जो यूरोपियन यूनियन को एक्सपोर्ट करता है, जैसे आयरन और पैलेट्स, आयरन, स्टील, एल्यूमिनियम प्रोडक्ट्स, उस पर काफी खासा असर पड़ेगा और भारत इसे अपोज कर रहा है। भारत कह रहा है कि एनवायरनमेंट के नाम पर आप हमारे एक्सपोर्ट्स को हर्ट कर रहे हो। सिमिलरली यूरोपियन यूनियन ने एक डीफॉरेस्टेशन गाइडलाइंस बनाई हैं और ये डीफॉरेस्टेशन गाइडलाइंस के चलते भारत के 1.3 बिलियन डॉलर्स के एक्सपोर्ट्स टू यूरोपियन यूनियन, जैसे कि लेदर हाइड्स, कॉफी, पेपरबोर्ड पर भी असर पड़ सकता है। आइए अब समझते हैं इंडिया और WTO के बीच में दूसरे और कंटेंशियस इश्यूज। देखें, ये एक दूसरा कंटेंशियस इशू है, इसका नाम है जॉइंट सपोर्ट इनिशिएटिव। आइए समझते हैं। देखिए, चाइना एक प्रपोजल लेकर आया WTO में, जिसका नाम है इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन फॉर डेवलपमेंट एग्रीमेंट एट WTO। नाम से घबराना नहीं है, कुछ नहीं है। इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन फॉर डेवलपमेंट, एक इन्वेस्टमेंट प्रपोजल लाया चाइना, बट इंडिया ने इसको स्ट्रांगली अपोज किया। इंडिया ने कहा चाइना बेसिकली एक मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन, WTO इज अ मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन, उसे प्लूरीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन में कन्वर्ट कर रहा है। देखिए, दोबारा समझें, WTO ऑपरेट कैसे करता है। WTO में 164 मेंबर स्टेट्स हैं और कोई भी डिसीजन तभी लिया जाता है जब 164 मेंबर कंट्रीज अग्री करें। यदि 163 मेंबर कंट्रीज अग्री करें और एक मेंबर अग्री नहीं करे तो भी डिसीजन WTO में नहीं लिया जाता। तो WTO इज अ मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन दैट ऑपरेट्स ऑन द बेसिस ऑफ कंसेंसस। लेकिन चाइना ये जो प्रपोजल लाया है इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन फॉर डेवलपमेंट एग्रीमेंट, इसमें चाइना के जो पीछे लगे हुए 30-40 देश हैं, वो ये चाहते हैं कि अगर हम अग्री करते हैं तो हम एक एग्रीमेंट कर सकते हैं, दैट इज प्लूरीलेटरलिज्म, कि 30-40 कंट्रीज का एक ग्रुप एक एग्रीमेंट को पुश कर रहा है। तो उसे इवेंचुअली इंडिया को ऐसा लग रहा है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं दे वुड नॉट बी एबल टू परस्यू देयर इंटरेस्ट इन फ्यूचर। बैंड वैगन इफेक्ट होगा, हमें लगेगा कि अगर ये 40 कंट्रीज कर रहे हैं तो हम भी ज्वाइन कर लेते हैं, तो हमारी बार्गेनिंग पावर कम हो जाएगी। देखिए, WTO एज अ बॉडी बहुत इफेक्टिव नहीं है, इट रिक्वायर्स रिफॉर्म्स। तो रिफॉर्म्स किन बेसिस पे होनी चाहिए, किन की पिलर्स पर होना चाहिए। भारत कह रहा है कि एक की पिलर होना चाहिए स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट फॉर लेस डेवलप्ड एंड डेवलपिंग नेशंस। आपको डेवलपिंग और डेवलप्ड के बीच में डिफरेंस रखना ही होगा। ये जो लेस डेवलप्ड या डेवलपिंग नेशंस है, इनको आपको स्पेशल और डिफरेंशियल ट्रीटमेंट देना होगा, इक्वल रिप्रेजेंटेशन देनी होगी और इफेक्टिव डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म बनाना होगा। देखें, अगर आज कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो हम WTO में जाते हैं और WTO अगर कोई डिसीजन देता है तो कोई अपील मैकेनिज्म तो होगा। तो WTO के डिसीजन के अगेंस्ट जो एपेलेट बॉडी बनाई हुई है, इट हैज बिकम डिसफंक्शनल, क्योंकि इसके जजेस की अपॉइंटमेंट को US अप्रूव नहीं करता। मैंने आपको अभी बताया कि WTO में कोई डिसीजन कंसेंसस से होता है, तो अगर एक कंट्री भी अग्री ना करे तो वो डिसीजन नहीं लिया जाता। तो US अग्री नहीं कर रहा टू अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस टू दी एपेलेट बॉडी, तो इसलिए एपेलेट बॉडी कंप्लीटली डिसफंक्शनल पड़ी है। नेक्स्ट कंटेंशियस इशू इज द इशू ऑफ फिशरीज। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। देखिए, 2022 में एक एग्रीमेंट हुआ कि सभी कंट्रीज इलीगल, अनरिपोर्टेड और अनरेगुलेटेड फिशिंग, इलीगल, अनरेगुलेटेड, अनरिपोर्टेड IUU फिशिंग को कंट्रोल करेंगे। भारत ये कहता है कि देयर हैज टू बी अ प्रिंसिपल ऑफ CBDR, दैट इज कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। भारत का कहना है कि हिस्टोरिकली स्पीकिंग पोल्यूशन के लिए भी और फिशिंग स्टॉक को डिप्लीट करने के लिए भी एडवांस्ड कंट्रीज ही रिस्पॉन्सिबल हैं। डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया ने ना तो पोल्यूशन इतना किया है और ना ही फिशिंग स्टॉक को इतना डिप्लीट किया है कि उसके ऊपर भी बराबर का भार या बराबर की रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी जाए। तो भारत का प्रपोजल क्या है? भारत ने यह प्रपोज किया है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं लाइक इंडिया, अगर वो अपने एम्पावरेज्ड फिशरमैन को सपोर्ट देने के लिए कोई सब्सिडी देते हैं तो उसे कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि वो फिशरमैन आर फिशिंग विद इन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। दोबारा समझें, देखिए, भारत ये कह रहा है कि सपोज ये इंडिया है और ये भारत का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, तो जो इंडिया के एम्पावरेज्ड फिशरमैन है दे आर फिशिंग विद इन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, और भारत जो उन्हें सब्सिडी दे रहा है वो कंटिन्यू होना चाहिए।
लेकिन जो एफ्लुएंट नेशंस हैं दे आर फिशिंग बियॉन्ड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, वो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से बाहर जाकर ओपन सी में फिशिंग कर रहे हैं और उनको दी जाने वाली सब्सिडीज अगले 25 साल में फेज आउट कर देनी चाहिए। यहां पर आपको यह समझना होगा कि आप यूएस के फिशरमैन को इंडियन फिशरमैन से बिल्कुल कंपेयर नहीं कर सकते। हम क्यों इंडियन फिशरमैन को इम्पावरिस्ट कह रहे हैं, ये डेटा आपको क्लियर कर देगा। देखें, यूएस अपने फिशरमैन को ओपन सी में फिशिंग करने के लिए $80,000 तक की सपोर्ट देता है इन द फॉर्म ऑफ सब्सिडीज। वहीं भारत केवल $38 की सपोर्ट दे पाता है, दैट टू फिशिंग विद इन इट्स एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो भारत ये कह रहा है कि जो डेवलप्ड कंट्री सब्सिडीज दे रहे हैं टू फिश इन डिस्टेंट वाटर मतलब बियॉन्ड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, इसे इन सब्सिडीज को फेज आउट किया जाए इन द नेक्स्ट 25 ईयर्स। बट अलास इस पर भी कोई कंसेंसस अचीव नहीं हो पाया। लास्ट कंटेंशियस इशू वाज अ मॉरेटोरियम ऑन ई कॉमर्स ट्रेड। देखिए 1998 में WTO ने एक डिसीजन लिया था कि ई कॉमर्स ट्रेड पर लगने वाली इंपोर्ट ड्यूटीज को निल कर दिया जाएगा या उस पर मोरेटोरियम है फॉर अ सर्टेन पीरियड। लेकिन उस मोरेटोरियम को लगातार डेवलप्ड वर्ल्ड 2 इयर्स का एक्सटेंशन देता चला रहा है और अब ये मोरेटोरियम 2026 तक एक्सटेंड कर दिया गया है। लेकिन इंडिया, इंडोनेशिया, साउथ अफ्रीका और बहुत सारे कंट्रीज आर अपोज टू एक्सटेंडिंग दिस मोरेटोरियम। वो कह रहे हैं कि 1998 में सिचुएशन और थी, आज सिचुएशन और है, तो आज ई कॉमर्स पर हमें इंपोर्ट ड्यूटीज लगानी चाहिए, इसलिए इस मोरेटोरियम को हटाने की जरूरत है। तो आइए रिकैप लेते हैं कि भारत की क्या पोजीशन रही है WTO में। भारत स्ट्रांगली ये चाहता है कि जो डिसफंक्शनल एपेलेट बॉडी है इसे दोबारा रीइंस्टेट किया जाए, क्योंकि ये 10 दिसंबर 2019 से डिसफंक्शनल पड़ी है। दूसरा, भारत ये चाहता है G33 के साथ मिलकर कि एक परमानेंट सॉल्यूशन निकले टू इट्स पब्लिक स्टॉक होल्डिंग या फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम। तीसरा, भारत ये चाहता है कि WTO में इन्वायरमेंट, लेबर, जेंडर इक्वालिटी जैसे इश्यूज की आड़ में प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स को ना इंट्रोड्यूस किया जाए। फॉर एग्जांपल, चाइना इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन डेवलपमेंट एग्रीमेंट के नाम पर एक मल्टीलेटरा फोरम को प्लूरीलेटरा फोरम में कन्वर्ट करना चाहता है। तो आई होप आपको आज के सारे इश्यूज समझ आए होंगे। डू शेयर, लाइक, सब्सक्राइब आवर प्लेटफॉर्म तैयारी 360। थैंक यू।